गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एंड की करंट अफेयर्स जो कि नवंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोग यहाँ पे कल्चर की कुछ टॉपिक है उससे देख लेती हूँ, क्योंकि आज थोड़ी मेरे पास टाइम की कमी है। तो छोटे टॉपिक से मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ, तो कल्चर की ये पोर्शन कंप्लीट करा देती हूँ। सबसे पहले है कि डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स, तो इसके बारे में समझिए कि एक्चुअली इसमें क्या बातें की गई है। एंड नेक्स्ट वन इज़ की जनजातीय गौरव दिवस, तो ये है क्या। एंड इस बार न्यूज़ इन शॉर्ट्स में काफ़ी सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे कल्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग को विजन आइज के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप लोग मेल करके ज्वाइन कर सकते हो। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक बार मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ, जिससे क्या होता है कि काफ़ी बच्चों को यहाँ पे सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, gmail.com, तो यहाँ पे आप लोग मेल कीजिएगा। आंसर राइटिंग की भी क्लास चल रही है, वो जनवरी तक पूरी चलेगी, तो अभी भी आप लोग को ज्वाइन करनी है तो आप लोग कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स। ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे इवेंट को एड्रेस कर रहे थे तब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया था कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, ये हमारे जो पाथ है, जिस तरीके से हम लोग जो है कहाँ काउंट होते, तो डेवलपिंग नेशंस में काउंट होते, तो हमारे ग्रोथ के एक पाथ में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है क्या, तो कॉलोनियल माइंडसेट। जो कि अंग्रेज हमारे देश में राज करके गए, तो उनके द्वारा जो भी दी गई, जो भी जिस तरीके से धारणाएं बनाई गई हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं हमारे देश को डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्रीज़ में ग्रोथ करने नहीं दे रहा है। तो ऐसा न्यूज़ में था। अब समझते हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट कहने का मतलब या फिर कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स ये क्या होते हैं और इनका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले समझिए कि कॉलोनियल मेंटालिटी या फिर इसकी दूसरी बात आपको कॉलोनियल माइंड देखने को मिलेगा। बोथ आर सेम, बट इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक जो है ना वो एग्जिबिट है और एक प्रेफरेंस भी है और डिज़ाबिलिटी भी है, वाइटनेस की, कल्चर वैल्यूज़ की, बिहेवियर्स की, फिजिकल अपीयरेंस की, और ऑब्जेक्ट जो कि आपका वेस्ट से डेरिवेटिव हो रहा है। वेस्ट कहने का मतलब है कि यूएसए और वेस्टर्न यूरोप। तो यूएसए और जो वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ हैं, उनसे जो चीज़ें हम लोग डिराइव कर रहे हैं, उनके कल्चर को, उनके वैल्यूज़ को, उनके फिजिकल अपीयरेंस को, उनके बिहेवियर को हम लोग जो है अपने देश में अपने यहाँ की कल्चर और ट्रेडिशंस को दबाकर उनके यहाँ की ट्रेडिशंस कल्चर्स को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और प्रेफरेंस भी दे रहे हैं। डिज़ायर भी है कि हम लोग उनके जैसा बने, वाइटनेस हो, क्योंकि वहाँ के लोग जो है आप लोग देखो कि गोरे होते हैं। तो ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में यहाँ पे पैदा कर रहे हैं। तो आज की भी डेट में आप देखते हो कि दीज आर द थिंग्स जो कि आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको कहा गया है कि ये कॉलोनियल माइंडसेट है। जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग को मीन्स रेसिज्म है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ कि जहाँ पे आपको गोरे कालों का भेद करना होता है। तो ये सबसे पहले उन्हीं देश से निकल कर आया। साथ ही आप देखो कि वेस्टर्न कल्चर भी हम लोग कई हद तक इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। साथ ही वेस्टर्न थॉट भी अडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न काफ़ी चीज़ें हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमारे ये पूरी तरीके से आप देखो तो इसको कॉलोनियल माइंडसेट कहते हैं। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंडसेट का, तो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि बाहर की जो सोर्सेज है ना, उनकी इंटरवेंशन हो रही है। बाहर की सोर्सेज का दबदबा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि मेंटल स्फेयर भी हम लोग सोचने भी लगते हैं बाहर वाले जैसों के जैसा। इट मीन्स कि जो यूएसए की थिंकिंग है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की थिंकिंग है, उनकी थिंकिंग्स भी हम लोग कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये जो इंटरवेंशन है, ये हमारे सेंट्रल आस्पेक्ट जो माइंड का स्ट्रक्चर है ना, उसको अफेक्ट करती है, मोड ऑफ ऑपरेशन को अफेक्ट करती है और कंटेंट को अफेक्ट करती है। साथ ही ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहा है। लॉन्ग लास्टिंग आप देखते हो कि 200 वर्ष जो है वो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर शासन किया, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी थी कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से एबॉलिश नहीं हुई है। कुछ लोग, कुछ पार्टियां आज भी उनको मानते हैं और ये कभी भी ईजिली जो है आप देखो कि रिमूव नहीं हो सकता, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पे एक मार्क्ड एसिमेट्री है, यानी कि जो पावर आपको देखने को मिलता है जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व है, तो उसके बीच में एक एसिमेट्री भी है। कहीं से भी आपको सिमिलैरिटीज़ नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो पार्टी है ना, ये अवेयर और अनअवेयर भी हो सकते हैं, उनकी क्या रोल है। आप देखो जो कॉलोनाइज्ड सिटीज़ होते हैं, स्टेट होते हैं, उनके क्या रोल है, समटाइम्स पार्टीज़ इनके बारे में डिटेल में जानते भी नहीं है। तो ये जो कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड है ना, एक प्रोसेस है जिसके कारण आप देखो कि जो पावर है, इकोनॉमिक पावर है और पॉलिटिकल टेक ओवर है ना, वो स्लोली होने लगता है। क्योंकि जिस तरीके का ट्रेडिशन है, हिस्ट्री रही है पर्टिकुलर पॉपुलेशंस की, इससे बहुत ही ज़्यादा आप देखो कि एक एक्टिवली और पैसिवली जो है ये मेंटल टेक ओवर रेसिस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली कहा गया है कि ये री रिटन भी है हिस्ट्री, यानी कि हम लोग अपनी हिस्ट्री को फिर से लिख भी सकते हैं, लैंग्वेज को भी, एजुकेशन पॉलिसीज़ है, कल्चर टेक्स्ट है जो कि लिटरेरी, सिनेमेटिक इस तरीके से होता है।
तो यही सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे बताई गई है। अब इंग्लिश लैंग्वेज का भी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि कोलोनाइजेशन ऑफ बॉडी पॉलिटिक्स एज वेल एज द माइंड्स। जैसे कि थॉमस बैमिंगटन थे, जिनको कि हम लोग यहाँ पे लॉर्ड मैकाले के नाम से जानते थे, एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमारे देश में इंग्लिश लैंग्वेज लाए, ब्रिटिश एजुकेशन को हमारे देश में बढ़ावा दिए। और ये बिलीव किया जाता है कि सिंगल सेल्फ जो यहाँ पे गुड यूरोपियन लिबरेरी का था, वो यहाँ पे होल नेटिव लिटरेचर रहा है, जो कि इंडिया और अरेबिया का है। तो यहाँ पे आपको क्लास ऑफ ए पर्सन देखने को मिलेंगे। इंडियंस जो है मीन्स यहाँ पे इंडिया में क्या है ना कि आप देखो कि जो इंग्लिश लैंग्वेज आई तो इसको अडॉप्ट भी किया गया मास नंबर पे, लेकिन हम लोग खून से कलर से तो इंडियन है, बट इंग्लिश हम लोग टेस्ट में है। आप लोग देखो कि इंग्लिश बोलने वालों की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है आज के भी डेट में। कई बार ये डिस्क्रिमिनेशंस भी देखने को मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बट येस दिस इज़ राइट। इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें, ये आपका मीन ऑफ क्या बन गया है, स्मॉल नंबर ऑफ ब्रिटिश नेशनल्स बन गए हैं, जो कि 300 मिलियन प्लस जो इंडियन सब्जेक्ट है उसके ऊपर ये रूल भी किए। तो ये सारी बातें हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो देन है हमारे देश में, वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्या पोटेंशियल इफेक्ट है कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंडसेट का। तो सबसे पहली है कि कॉलोनियल कल्चर इन ऑफिशियल अपरेटस। अगर हम लोग देखें तो इंडिपेंडेंस का 60 डिकेड बीत गया, इट मीन्स कि हम लोग 75 ईयर्स यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो 70 साल बीतने के बाद भी जो ब्रिटिश की लेगेसी है वो आज भी बहुत सारे सेक्टर ऑफ गवर्नेंस में आपको कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। जुडिशरी टू पॉलिसी आप देख सकते हो, मिलिट्री प्रैक्टिस है, इवन इन पार्लियामेंट में या फिर लुक में, फील्ड में, प्रैक्टिसेस में आज भी आपको कॉलोनियल रिजिम देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे डरबन्स है वो यहाँ पे कॉलोनियल ड्रेस कोड को अटायर भी करते हैं। जो डरबन अटायर है वो कॉलोनियल ड्रेस कोड में है, लॉन्ग टर्बन है, जो कि आज भी आप देखो कि ये स्पीकर और चेयरमैन जो है इसको पहनते हैं। टर्बन जिस तरीके का जो ये होता है, पगड़ी वगैरह होते हैं, तो ये भी है। माई लॉर्ड, माई ऑनर, ये सारे जो शब्द है जो कि जुडिशरी में इस्तेमाल होती है, ये कहाँ से निकल कर आई, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ये भी ब्रिटिशर्स का देन है। इंडियन मिलिट्री ब्रांड है, जो कि आप देखो कि यहाँ पे अबाइड विथ मी, ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंट्री बाय ब्रिटेन। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी देखो, स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल में, जो कि कॉलोनियल जिस तरीके से नैरेटिव्स थी ना, उसी से डोमिनेटेड है। इंग्लिश को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, इवन इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है। और बच्चों को अगर प्रोग्रेस करना है तो उनको इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो इस तरीके से मैंडेटरी हो गई है कोई चीज़ें। अगर हम लोग एलिनेशन देखें लोकल कल्चर से, तो आपको पता है कि हमारे देश की जो कल्चर है उसको काफ़ी कंडेम किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कि हमारे यहाँ की म्यूज़िक अच्छी नहीं है, हमारा नीम अच्छा नहीं है, डांस उस तरीके के अच्छे नहीं है, मैरिज, इनहेरिटेंस सिस्टम, दीज आर द थिंग्स जिसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया जाता है। और साथ ही साथ आप स्कूल में जो नॉलेज है उनको भी डिस्करेज किया जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही यहाँ पे सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा है। सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन आपको इन टर्म्स ऑफ सेक्स, इन टर्म्स ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस, इन टर्म्स ऑफ योर रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ योर रेस, कास्ट, एवरीथिंग, हर जगह आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें बताई जा रही है कि कॉलोनिज्म का जो है क्या पोटेंशियल इफेक्ट है। साथ ही बात यही ख़त्म नहीं होती, पर्सन की जो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, इसमें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड है, इसके कारण क्या हो रहा है कि लोगों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन की सिचुएशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रही है। ये जो कंडेमनेशन है ये इस तरीके के है कि पर्सन जो है वो डिसअपॉइंटमेंट के साथ मिल रहे हैं जब भी वो यहाँ पे कॉलोनाइज़र नहीं हो पा रहे, जैसे पहले आपको देखने को मिलेगा। एक टॉन्ड है हमारे यहाँ की जो कल्चर है और जो कॉलोनाइजर्स जो कल्चर वैल्यूज़ है, इसके बीच में कहीं ना कहीं आपको परेशानी देखने को मिलती है। और इन दोनों में फंस के जो है इंसान सिर्फ रह जाता है अपने खुद के हेट्रेट और शेम के साथ, जो कि उनके खुद के सेल्फ इस्टीम को काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट करती है। सो ये भी एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आप समझते कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड। तो डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड कहने का मतलब है कि डिस्ट्रक्टिंग, ठीक है, डीकंस्ट्रक्टिंग द थॉट्स, प्रेफरेंस, वैल्यूज़, जो कि कॉलोनियल वे ऑफ थिंकिंग से ये अराइव हुआ है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि फिर से डीकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। और ये क्या है कि कल्चर है, साइकोलॉजिकल है, इकोनॉमिक फ्रीडम है हमारे देश के लोगों के लिए। और जो गोल है कि किस तरीके से हम लोग अपने यहाँ की सोवरेनिटी को अचीव करें, राइट और एबिलिटी अगर हम लोग यहाँ अपने यहाँ के लोगों के लिए देखें
तो यहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिस करना है सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो भी अपनी ज़मीन के लिए, अपने कल्चर के लिए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। सो इसको हम लोग कहते हैं डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड। इट मीन्स कि पूरी तरीके से हमारे जो थॉट्स है, प्रेफरेंस है, वैल्यूज़ है, उसको फिर से डीकंस्ट्रक्ट करना, और वैसे करना जैसे कि कॉलोनियल टाइम में लोग सोचते थे। साथ ही हमारे यहाँ की सॉवरेनिटी के बारे में बात किया जा रहा है कि वैसे ही हम लोग अपनी सॉवरेनिटी लेकर आनी है। इन द रिस्पेक्ट ऑफ कल्चर भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम भी हमें होनी चाहिए। डीकोलोनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक इवेंट नहीं है जिसको होना है, कब हुआ, कहाँ हुआ, फॉर्मल कॉलोनियल रूल जो है वो अब एंड पे आ गया, बट एक प्रोसेस है जो कि हमारे कल्चर लिगेसी जो कॉलोनिज्म है इसको चैलेंज कर रही है। तो ये भी एक बात हो गया। साथ ही ये बोला जा रहा है कि हाउ कैन वी वर्क टुवर्ड्स डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड। इट मीन्स कि जो कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड था उसको कैसे डीकोलोनाइज करनी है, हम लोग कैसे काम कर सकते हैं डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स की तरफ जाने के लिए। तो सबसे पहली है कि क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी ऑफ द वेस्ट। जैसे गांधी जी के द्वारा ये रियलाइज़ किया गया था कि जो माइंड है उसका डीकोलोनाइजेशन करना ये पॉसिबल नहीं था बिना किसी क्रिटिक करते हुए। इट मीन्स कि जो मॉडर्नाइजेशन हमारे देश में आ रही है उसे हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आप देखो कि हमें ये समझना है कि करेंट फॉर्म में क्या आज के डेट में हमें ज़रूरत है। जो मॉडर्निटी है ना, ये सिनोनिम्स नहीं है जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था। तो वेस्टर्नाइजेशन कहने का मतलब है कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो कल्चर है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और भी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, ओके, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। तो गांधी जी जिस तरीके से क्रिटिक करते थे, जैसे वेस्ट की जो मॉडर्निटी को हम लोग अडॉप्ट कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट में गांधी जी थी, उसी तरीके से हम लोग कर भी सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि स्वराज, गांधी जी का जो आइडिया था स्वराज का कि अपने देश को बढ़ावा देना है, तो इनकी जो हिंद स्वराज थी ना वो भी सिंपली एज पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं थी, बट ये एक मैनुअल था जिससे कि ये कहा जा रहा था हमारे देश के लोगों को कि हिंद स्वराज कहने का मतलब है कि हमारे देश को डीकोलोनाइजेशन करना। इट मीन्स कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनके चंगुल से बिल्कुल मुक्त होना। इंडिपेंडेंस तो हम लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसी जगह है जहाँ हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। आप देखो कई ऐसे कानून है ना जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे आए थे, वो अपने फ़ायदे के लिए लेकर आए थे, लेकिन आज भी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जस्ट लाइक वन ऑफ द एग्जाम्पल सेडिशन लॉ, सेडिशन एक्ट। आप देखो कि यहाँ पे 124 सेक्शन 124 क्लॉज ए है जिसके तहत सेडिशन है चार्जेस लगते हैं। तो ये कानून भी आपका आज से नहीं आया था, इवन सुप्रीम कोर्ट भी इसको स्टक डाउन कर दिए, बट इंस्टेड ऑफ डैट हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। साथ ही रिफॉर्मिंग एजुकेशन जो फ्रेमवर्क है उसको रिफॉर्म करना, जैसे कि आप स्कूल देखो, यूनिवर्सिटीज़ देखो, जहाँ पे कॉलोनियल नैरेटिव्स जो है वो अडॉप्टेड है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो करंट फ्रेमवर्क है उसको हम लोग बिना रिफॉर्म करके हम लोग की जो देश की एजुकेशन फ्रेमवर्क है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ रिसरेक्टिंग द कल्चर ऑफ ओरिजिनल थॉट, हमारे यहाँ की जो कल्चर है उसको हमेशा से ज़िंदा रखना है। एक्चुअली जो क्वालिटी है ना एज ए रिसर्च वर्क, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन अराइज हुए, बट फिर भी ये जो डिमांड है ग्रेटर वैल्यू का वो अटैच्ड होनी चाहिए ओरिजिनल वर्क के साथ। और ऑल्सो यहाँ पे आप देखो कि न्यू फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप लोग देखो कि लेजिटिमेसी जो है वो मैप हो रही है। नेक्स्ट है कि रीविजिटिंग और रीथिंकिंग जो है वो की हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है। जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड है इनका अपना खुद का रूट्स इन आइडियोलॉजी जो कि आपको इवेंट ऑफ द पास्ट से देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो सुपीरियरिटी था, यानी कि इंग्लिश की जो सुपीरियरिटी का जो आइडिया था वो बेसिक था, है ना। जो आइडिया है सुपीरियरिटी ऑफ वेस्टर्न कल्चर, जैसे कि आज के डेट में हम लोग परसीव करते हैं हिस्टोरिकल लिटरेचर से। तो जिस तरीके से हिस्टोरिकल परसेप्शन चेंज हो रहा है उस तरीके से हमारी जो बेसिस है सुपीरियरिटी का वो भी रूट से चेंज हो रही है। इनक्रीज करना होगा इमर्शन इन लोकल कल्चर। बहुत टाइम से आप देखो कि जो कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड है ये हमारे इग्नोरेंस के कारण ही आ रहा है। आज के डेट में भी हम लोग जो है ब्रिटिशर्स के चंगुल से दिमाग से नहीं छूट कर आ पाए, क्योंकि हम लोग अपने कल्चर और लिटरेचर को कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं। बहुत सारी हमारे देश की लैंग्वेज है जो कि उसको बोलने वाले लोग विलुप्त हो गए, क्योंकि हम लोग प्रिजर्व करके नहीं रखे। ठीक है, कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि डीकोलोनाइजेशन जो है, अगर हम लोग को मुक्त होना है, रियल में इंडिपेंडेंस होना है, तो सच में ये स्लो प्रोसेस है, कॉन्शियस है, रिगरस प्रोसेस भी है। हम लोग को अपने दिमाग से फ्री करना होगा इस तरीके का जो भी कॉलोनाइज्ड सेल्स थे। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक कि डीकोलोनाइजेशन के बारे में जो बात की जा रही है ये कैसे होगा, कहाँ से आया, क्यों आया, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सो दीज ऑल द टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड। ओके, अब आते हैं जनजातीय गौरव दिवस। ये है क्या?
तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट के द्वारा डिसाइड किया गया कि नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस ये डिक्लेयर करेंगे। और ये क्यों? तो बिरसा मुंडा की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और इनके लिए जो ऑनर है, इनको ऑनर किया जाएगा, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर हमारे इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में, तो इसको लेकर याद किया जाएगा और बताया जाएगा, और साथ ही साथ जो है हम लोग बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। तो ये आपके लिए एक नया दिन ऐड हो गया। इतने सारे दिन हैं, ये तो याद हो नहीं रहे, उसमें से एक और दिन आपके लिए ऐड हो गया, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बिरसा मुंडा कौन है, इनके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। बिरसा मुंडा, जिनका नाम यहाँ पे भागवन बिरसा मुंडा था या फिर यहाँ पे धरती आबा, तो ये मुंडा ट्राइब्स में बॉर्न हुए थे। कुंटी डिस्ट्रिक्ट है छोटा नागपुर रीजन में, जो कि झारखंड में है। इनिशियल कन्वर्जन ये कब कराए थे, किसने कराए थे? क्रिश्चियन में, और मिशनरी स्कूल से इनका एजुकेशन भी हुआ। फिर बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि जो लोकल ट्राइब्स है उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जमींदार और ब्रिटिशर्स के थ्रू, और इसको हम लोग डिकूज और आउटसाइडर भी कहते थे। बिरसा चाहते थे कि वो रिफॉर्म करे, जो ट्राइबल सोसाइटी है ना उसमें इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, कुछ न्यू चेंजेस आना चाहिए। तो उनको ये कहा गया था कि आप यहाँ पे जो है आगे बढ़ो, इंस्टेड की जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेयर्स है उसके स्ट्रेस नहीं लेना है, स्कूल से बाहर रहो और भगवान पे विश्वास करो, और एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है ऑब्जर्व करो, जिस तरीके से काम करना है उस तरीके से आप काम करो। इन सब पे बेस्ड होते हुए इनके द्वारा एक फेथ, यानी कि बेरसेट का फेथ यहाँ पे निकल कर आया। ओके, यहाँ पे अल्कोहल लिखा है, मैं स्कूल पढ़ रही हूँ। अच्छा, स्टेइंग अवे फ्रॉम अल्कोहल और भगवान पे विश्वास रखना और एक कोड ऑफ कंडक्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व करना, सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। इन सब के ऊपर बेस्ड ये कहा गया है कि वो यहाँ पे बेरसेट जो है इनके ऊपर फेथ करने लगे थे, और साथ ही साथ बिरसा जो है एक मूवमेंट भी स्टार्ट किए थे जिसको उलगनान भी कहा गया और ग्रेट टुमल्ट भी कहा गया है। इट मीन्स कि जिस तरीके से लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा जो ट्राइबल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट में एक यहाँ पे मूवमेंट भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इससे क्या हुआ कि छोटा नगर जो टेनेंसी एक्ट है 1908 का, ये कानून बना। साथ ही ये जो कानून था इसमें क्या हुआ कि जो लैंड रिकॉर्ड है वो बनना स्टार्ट हुआ और फिर मेंटेन भी किया गया, और इससे एक स्पेशल टेन्योर कैटेगरी भी मिला मुंडारी कुंट खादीदार का, और रेस्ट्रिक्ट भी किया गया। जो ट्राइबल लैंड को बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र किया जाता था नॉन ट्राइबल्स लोगों पे, वो भी इस कानून के द्वारा बैन कर दिया गया। बिरसा मुंडा के द्वारा एक्टिवली यहाँ पे आप देखो अपोज भी किया गया जो डेट बेगारी सिस्टम था। इट मीन्स कि एक टाइप ऑफ सिस्टम था जो कि ट्राइबल्स पे अप्लाई किया जाता था, और इट मीन्स कि उनको फोर्स लेबर जो बंधुआ मजदूर होते थे ना, उनके जैसा बनाया जाता था। मुंडा की मृत्यु हो गई थी कब? कॉलेरा के कारण 9 जून 1900 में, और ऐसा कहा जाता है कि उनको कोई सिम्टम्स तो नहीं था, ये जेल में थे, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो कॉलेरा के कारण कॉलरा हो गया था, उसके कारण उनकी डेथ हो गई। तो यही रही बिरसा मुंडा के बारे में। सो दिस इज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो इसको याद रखना है क्योंकि बिरसा मुंडा इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ये पहले भी थे बट अब इसलिए हो गया क्योंकि इनके बर्थ एनिवर्सरी के लिए एक डेट सेलेक्ट कर लिया गया। तो 110% है कि आपका कोई भी एग्जाम होने वाला है तो उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन अराइज होंगे। अब कुछ और समझते हैं। इस डे को जो है हम लोग सेलिब्रेट करेंगे हर एक साल और रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि क्या एफर्ट्स लगाया गया ट्राइबल्स पीपल का कि वो अपने कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व कर पा रहे हैं और इंडियन वैल्यूज़ को वो प्रमोट भी कर पा रहे हैं। इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना, वो यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स से आप देखो कि स्ट्रेंथन भी किया गया और बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी है, जैसे संथाल्स है, तमर्स है, कोल्स है, बिल्स है, खासीस है, मिज़ोज़ है, तो इनको नया नाम भी दिया गया। ट्राइबल अगर मूवमेंट की बात करूँ तो डिफरेंट रीजन में हमारे देश में तो ये बहुत सारे डिफरेंट हमारे रीजन में जो है वो चलते रहे ट्राइबल जो मूवमेंट है, वो भी कॉलोनियन ब्रिटिश कॉलोनियन के अगेंस्ट में। अब देख लेते हैं कि मेजर ट्राइबल मूवमेंट हमारे देश में कौन कौन सी है। तो ट्राइबल मूवमेंट जिसको एनालाइज किया जा सकता है बेटर वे में, अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट में और फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट में। ठीक है, मेनलैंड में क्या है ना कि लैंड सेटलमेंट है ब्रिटिशर्स का, जो कि जॉइंट ओनरशिप जो है उसको, और ये हमारे जो जॉइंट ओनरशिप ट्रेडिशंस था ना ट्राइबल्स का, उसको अफेक्ट कर रहा है। अगर एग्रीकल्चर देखें तो इसको एक्सटेंड किया गया था इन ए सेटल फॉर्म, वो भी कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे क्या हुआ था ना कि बहुत सारे ऐसे ट्राइबल पीपल्स थे जिनका ज़मीन खो गया था, वो ज़मीन लॉस्ट हो गया क्योंकि उनकी ज़मीन छीन ली गई थी। साथ ही उनके ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था जो नॉन ट्राइबल पीपल्स थे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन है फॉरेस्ट में, जिसको कर्व्ड कर दिया गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, और फिर इसको ट्राइबल की पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स के साथ इसको ऐड भी कर दिया गया। गवर्नमेंट जो है अपनी कंट्रोल को वो भी फर्दर बढ़ाते गई, यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया था उसमें भी ये ब्रिटिश सरकार जो है अपने कंट्रोल को बढ़ाते गए। एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था पुलिस, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा, जैसे एज यू नो वेरी वेल।
अगर मूवमेंट हम लोग ट्राइबल्स का देखें जो कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में है, तो इनका जो रिवॉल्ट था ना वो काफ़ी फेवर करता था पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का, वो भी हमारे इंडियन यूनियन के तहत, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसके तहत देखने को मिला। ये जो मूवमेंट है ना ये हमारा फॉरेस्ट बेस्ड नहीं था, एग्रीगेरियन रिवॉल्ट नहीं था, बट एज ए ट्राइबल्स ये जनरली आप देखो कि लैंड को जो कंट्रोल करने का था, फॉरेस्ट को जो कंट्रोल करने का था, उसके लिए ये मूवमेंट था। जो फ्रंटियल ट्राइबल रिवॉल्ट है ना वो आपको ब्रिटिश के तहत ही देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी लंबे समय तक चला अगर हम लोग नॉन फ्रंटियल ट्राइबल मूवमेंट के इसके कंपैरिजन में देखें तो ये तो बात रही। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि इशू क्या हुआ ट्राइबल मूवमेंट का इंडिया में। तो ये जो ट्राइबल अपराइजिंग थी ना, ये आप लोग देखो कि स्टार्टिंग से बहुत डूम था, लेकिन फिर उसके बाद जो है आउटडेटेड आर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, वो बहुत ज़्यादा फाइट किए, मॉडर्न वेपन्स के अगेंस्ट में फाइट किए। मोस्ट ऑफ द जो रिवॉल्ट्स थे वो लोकलाइज्ड इन नेचर थे, और सारे इंडियन पार्टिसिपेशंस का यहाँ पे कमी था, यानी कि कुछ ही लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। साथ ही ये जो रिवॉल्ट था ये पुअरली ऑर्गेनाइज किया गया, लिटिल कोऑर्डिनेशन के साथ भी। तो ये सारी प्रॉब्लम रही। सो दीज आर द 3 बेसिक प्रॉब्लम जो कि आप ये समझो। अब यहाँ पे समझते कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है ट्राइबल रिवॉल्ट का। तो कैरेक्टरिस्टिक है कि सबसे पहले देखें तो ट्राइबल आइडेंटिटी है या फिर इथनिक टाइज है जो कि पीछे ही रह गई। नॉट ऑल आउटसाइडर्स जो थे उनको एनिमीज़ जैसा नहीं देखा जाए, और वायलेंस वगैरह जो था वो मनी लेंडर्स के साथ था, ट्रेडर्स के साथ बहुत ज़्यादा हुआ। रिसेंटमेंट आपको देखने को मिलेगा, इट मीन्स कि जो इम्पोजिशन हुआ लॉ का वो भी फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी अराइज हुए। साथ ही बहुत सारे अपराइजिंग्स जो थे वो यहाँ पे मसीहा लीड जो फिगर्स थे उनके द्वारा लीड किया गया। आउटडेटेड आर्म्स को यूज़ करते थे, पुराने हथियार यूज़ किया जाता था। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट। अब यहाँ पे कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है और स्ट्रगल्स जो ऑर्गेनाइज किया गया ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा, ये इमेंस करेज देखने को मिला और सुप्रीम सेक्रीफाइस इन्होंने उस समय दिया, जिसकी वजह से आज की डेट में ट्राइबल्स जो कम्युनिटी है ना वो काफ़ी हद तक जो है लिबरल रहते हैं। उनको इतना अधिकार दिया गया, चाहे फॉरेस्ट का अधिकार दिया गया, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अधिकार दिया गया, उनको रहने के लिए अधिकार दिया गया। और आज के डेट में तो सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है जो कि बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशंस के लिए ही है। तो इसलिए है क्योंकि इनके लिए यहाँ पे खड़े हुए मुंडा जी, तो इसलिए ये आपको देखने को मिला। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल कि यहाँ पे हम लोग जनजातीय गौरव दिवस जो कि यहाँ पे बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा हर एक साल 15 नवंबर। ओके, सो हम लोग सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देख लिए, हम लोग ट्राइबल रिवॉल्ट के बारे में भी देख लिए, इसमें क्या इशू है, कौन कौन से मेजर है। तो मेन लैंड ट्राइबल रिवॉल्ट है और ट्राइबल रिवॉल्ट जो कि आपका दूसरा भी है। तो ये सारी चीज़ें देख लिए। अब न्यूज़ इन शॉर्ट्स भी हम लोग देख लेते जल्दी से। हरियाणा, इसमें आप देखो कि अलॉन्ग द लॉस्ट जो सरस्वती ट्रेल है 1600 ईयर्स ओल्ड साइट है जो कि कंटिन्यूड हैबिटेशंस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सरस्वती है जो कि एक मिथिकल रिवर है और इसको हमारे हिंदू जो स्क्रिप्चर्स है उसमें पुराने जो है उसमें मेंशन भी किया गया और ये बिलीव किया जाता है कि 5000 सालों पहले जो है ये एग्जिस्ट करता था, बट डिसअपियर हो गया क्योंकि अर्थक्वेक आए, बहुत सारे जोग्राफिकल डेवलपमेंट हुए जिसके कारण सरस्वती रिवर जो है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया। अब इस बार जो फाइंडिंग है उसमें क्या पता चला है, एविडेंस है हैबिटेशन का। ऐसा कहा जाता है कि हाँ यहाँ पे लोग रहते थे सरस्वती रिवर में, यहाँ पे ब्रिक्स पाए गए हैं, अर्थनवेयर है, बहुत सारे स्टैचूज़ के रिमेन भी है। रिलीजियस एविडेंस देखें तो यहाँ पे नगारा स्टाइल टेम्पल ऑफ स्टोन्स भी है, स्क्रिप्चर्स यहाँ पे आपको स्क्रिप्चरल्स एविडेंस देखने को मिलेगा पिलर का। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही टाइम पीरियड आप देखो तो इंडो-सेंशियन इरानियन कॉइन्स है, ये भी और आर्टिफैक्ट्स है जो कि यहाँ पे पाया गया है। और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है, थोड़ी बहुत याद रखनी है कि हाँ सरस्वती रिवर का क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो सरस्वती रिवर की मैप है, तो ये लोकेशन है, ये घाघर हाकरा आपको देखने को मिलेगा सरस्वती रिवर का। तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये लाइन है, ठीक है। तो ये आप लोकेशन देख लो, ये इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं श्रीनगर जॉइंस यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क अंडर द क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी। सो वेरी वेल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि श्रीनगर एक होमलैंड है जिसमें बहुत सारे डेकोरेटिव रिनॉन्ड आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, जैसे कि पेपर मेकिंग है, कश्मीरी शॉल है, कश्मीरी सिल्क है, आर्ट ऑफ वुड वर्क है, कश्मीरी कारपेट है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि बनाई जाती है। तो काफ़ी फेमस भी है श्रीनगर में और ये सिचुएटेड है कश्मीर वैली जो है उसके सेंटर में ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। और यहाँ पे इस नेटवर्क में ज्वाइन होने से क्या होगा कि जो सिटीज़ है वो कमिट कर रही है कि अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को और डेवलपिंग पार्टनर्स जो है वो भी यहाँ पे शेयर करेंगे, जो भी इनका बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हर जगह शेयर होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग इंडिया में से देखते हैं कि और कौन कौन से सिटीज़ है जो कि यहाँ पे आपका इसके अंदर इंक्लूड किया गया है।
जयपुर है जो कि क्राफ्ट एंड फॉक आर्ट्स में, वाराणसी और चेन्नई है जो कि म्यूज़िक में, मुंबई की फिल्म है और हैदराबाद में ये आपका गैस्ट्रोनॉमी है। यूनाइटेड नेशन की अगर हम लोग बात करें UCCN का, तो इसको 2004 में क्रिएट किया गया था, जिससे क्या था ना कि कॉर्पोरेशंस को यहाँ पे प्रमोट करना सिटीज़ में, कि कोई एक सिटी में कुछ खास बात है तो उसको दूसरे सिटीज़ के साथ शेयर करना, और दूसरी सिटीज़ की जो खास बात है उसको फिर दूसरे के साथ शेयर करना। तो ये चीज़ों से क्या होगा कि हमारे देश में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, हमारे देश में जो है चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हमारे देश में जो है चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। ओके, यूनेस्को की अगर हम लोग बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस को, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो, कल्चर के फील्ड में हो, कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, उसको कोऑर्डिनेट करे। और इसको 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये पेरिस में बेस्ड है। ओके, आप देख सकते हो कि 7 फील्ड जो इनके अंदर है, म्यूजिक है जिसमें हम लोग ऑलरेडी है सेलेक्टेड, क्राफ्ट्स एंड फॉक आर्ट है इसमें भी है, मीडिया आर्ट है, फिल्म है, डिज़ाइन है, गैस्ट्रोनॉमी है और लिटरेचर है। फाइन, अब आते हैं पद्म अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पे ये जो अवार्ड है ये 1954 में आपका इंस्टीट्यूट किया गया था और हर एक साल आपको रिपब्लिक डे के ओकेजन में देखने को मिलता है कि ये दिया जाता है। ये अवार्ड 3 कैटेगरी में दी जाती है। फर्स्ट है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो दिया जाता है ये हाईएस्ट आपको सिविलाइज्ड देखने को मिलेगा, जिसमें एक्सेप्शनल और बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, अगर अलग तरीके का सर्विस प्रोवाइड किया गया तो उनको यहाँ पे पद्म विभूषण दिया जाता है। और पद्म भूषण जो है हायर ऑर्डर का अगर कोई अलग तरीके से काम किया जाता है तो पद्मश्री है कि अपने फील्ड में अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो। फाइन, अब ये जो अवार्ड है इसमें आप देखो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है कि सारे फील्ड की एक्टिविटीज़ जो है और डिसिप्लिन वगैरह जो, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन है तो मोर देन 2 डिकेड्स हो चुके हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि डेजिग्नेट किया गया था कि यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इंडिया के द्वारा 2 लोगोज है यहाँ पे टॉय ट्रेन का, इसको यहाँ पे रजिस्टर किया गया है। ठीक है, तो इस लोगों का यूज़ क्या होगा कि हम लोग इसको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक रिटर्न परमिशन की ज़रूरत है इंडिया से और इसमें फ़ी की पेमेंट करनी है। इससे क्या हुआ ना कि जो दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन है ना, आयरन शिप्रा, ये नाम याद रखना है, ब्लू स्ट्रीम लोकोमोटिव्स है दार्जिलिंग हेरिटेज ट्रेन का, जो कि सेम पेडेस्ट्रल में है जैसे कि लेजेंडरी आपको ट्रांसप्लेन देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में जो है ये उसी के जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूनाइटेड नेशन WTO। तो बेस्ट टूरिज्म में जो विलेज है BTV, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें कि हम लोग उस विलेज को हाईलाइट करेंगे जहाँ पे टूरिज्म जो है इस तरीके से कि कल्चर ट्रेडिशंस ये सब प्रिजर्व हो सके, हम लोग डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड प्रोवाइड करें। इसका एम है कि विलेज को सपोर्ट करना कि वो अपने रूरल जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसको इन्हांस करे। और पोचमपल्ली विलेज है तेलंगाना का, जिसको सेलेक्ट किया गया है एज BTV बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो ये आपसे क्वेश्चन अराइज हो जाएगी, तो इसको ध्यान रखना है कि तेलंगाना का जो पोचमपल्ली है उसको सेलेक्ट किया गया है। पोचमपल्ली जो है आप देखो कि इसको सिल्क रूट ऑफ सिटी भी कहा गया इंडिया का, और पोचमपल्ली इकाद जो है ये GI स्टेटस भी इसको मिला है 2004 में। आचार्य विनोबा भावे की अगर हम लोग बात करें तो भूदान मूवमेंट जो है ये लॉन्च किया गया था पोचमपल्ली से, वो भी 1951 में। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखनी है क्योंकि ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग कल न्यू लेसन के साथ। आई होप कि आपको ये लेसन हेल्पफुल लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं और आपको डेली बेसिस में यहाँ पे करंट अफेयर्स की लेसन देखनी है तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।